स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में कर्नाटका सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक्स परचेज करना चाहते हैं जिसमें जीडीएस टू एमटीएस बुक आपको मिल जाएगी, 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ मैथ सोल्यूशन भी साथ में रहेगा। 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको मिल जाएगी, इसमें भी मैथ सोल्यूशन साथ में रहेगा। पीएसए सिलेबस की बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार एक बुक क्वेश्चन ओशियन बुक जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार ये बुक रहने वाली है क्योंकि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं। दूसरी बात, 5000 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ही अच्छे से पढ़ के जाते हैं तब भी एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप थ्योरी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो समझने में और अधिक आसानी हो जाती है, आपको फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता। तो इसमें सभी का सिलेबस कवर है, एमटीएस का, पोस्टमैन मेल गार्ड का, पीएएसए का। तो अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विद इन हाउ मैनी डेज पीएलआई और आरपीएलआई डेथ क्लेम्स इन्वॉल्विंग इंक्वायरी मस्ट बी सेटल्ड। जांच से जुड़े पीएलआई या आरपीएलआई मृत्यु दावों का निपटान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आपका पीएलआई या आरपीएलआई का डेथ क्लेम केस है, साथ में इंक्वायरी भी है, तो 90 दिनों के भीतर। अगर इंक्वायरी साथ में नहीं है तो 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। देयर आर हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स इन इंडिया। भारत में टोटल कितने डाक सर्कल हैं। तो भारत में टोटल 23 डाक सर्कल हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर अ सेकेंड लोन इन पीएलआई पॉलिसी इस। पीएलआई पॉलिसी में दूसरे ऋण के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकारी कौन है। तो कौन देता है, या पोस्ट मास्टर देगा या मैनेजर सीपीसी देता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। फॉलोइंग टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस आर प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल। निम्नलिखित प्रकार के डाकघर वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। कौन से नहीं है, गैजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, एलएसजी सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, इनके लोअर सिलेक्शन ग्रेड वाले उप डाकघर होते हैं। लेकिन ग्रामीण डाक सेवक प्रभारी वाले सब पोस्ट ऑफिस नहीं होते, इनके ऐसा सब पोस्ट ऑफिस नहीं होगा जिसका प्रभारी अधिकारी ग्रामीण डाक सेवक होगा। तो जीडीएस यानी कि बीपीएम या एवीपीएम किसके प्रभारी होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर युगल सुरक्षा जॉइंट लाइफ एश्योरेंस टर्म इज। युगल सुरक्षा या संयुक्त जीवन बीमा के लिए अवधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम इसको 5 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं और मैक्सिमम 20 वर्ष के लिए आप इसको ले सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो रहती है एंट्री की 21 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स के बीच में रहती है। The maximum permissible working hours for a post office is for GDS BPM is in charge। डाक घर के लिए अधिकतम अनुमेय कार्य घंटे क्या होंगे जिसका प्रभारी जीडीएस बीपीएम होगा। तो ग्रामीण डाक सेवक जो है किस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के। और जो शाखा डाकघर होते हैं उनके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स या अधिकतम कामकाज के घंटे कितने होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 5 घंटे। और मिनिमम वर्किंग आवर्स की बात करें तो 4 घंटे होते हैं। बैंक एटीएम कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन पोस्ट ऑफिस एटीएम्स। पोस्ट ऑफिस एटीएम कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन बैंक एटीएम्स, दिस स्टेटमेंट इज। तो क्या बोला गया है कि जो बैंक के एटीएम कार्ड होते हैं उनको आप पोस्ट ऑफिस के एटीएम्स में यूज़ कर सकते हैं पैसे निकालने के लिए।
या फिर दूसरा बोला गया कि जो पोस्ट ऑफिस के एटीएम कार्ड होते हैं उनसे आप दूसरे किसी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो आप पोस्ट ऑफिस एटीएम कार्ड का यूज़ करके किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप दूसरे किसी बैंक के एटीएम से पोस्ट ऑफिस के एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is renewal fees for the expired license in respect of remotely managed franking machine? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में समाप्त हो चुके लाइसेंस के लिए नवीकरण शुल्क जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। वैसे रिन्यूएबल फीस की बात करें कितनी होती है? 375 रुपीज़। लेकिन अगर एक्सपायर हो जाए लाइसेंस, यानी कि जो लाइसेंस है वो समाप्त हो जाए, तो उसके बाद जो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है वो 100 रुपीज़ देनी पड़ती है साथ में। तो फिर कितने हो जाएंगे टोटल? 475 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 8th की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। प्रेजेंटली पोस्ट ऑफिस एटीएम कार्ड्स कैन बी यूज्ड एज डेबिट कार्ड्स। दिस स्टेटमेंट इज, वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एटीएम कार्ड का उपयोग डेबिट कार्ड के रूप में किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? गलत है। अब क्यों गलत है? एटीएम और डेबिट कार्ड में एक फ़र्क होता है। एटीएम जो होता है वो एक पिन बेस्ड कार्ड होता है। पिन बेस्ड मतलब कि जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको वहाँ पे एक पिन लगाना पड़ता है, आप लगाते हैं जो भी। तो इसमें बोला कि जो एटीएम कार्ड होता है वो पिन बेस्ड कार्ड होता है, जिसका उपयोग आप केवल एटीएम से लेन देन करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है उसमें ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। आप उसमें से उसके साथ एटीएम से पैसे तो निकाल सकते हैं, बाकी अगर कहीं पे पेमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं कार्ड का यूज़ करके। लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, वो केवल पिन बेस्ड कार्ड होते हैं। उनका यूज़ केवल आप पोस्ट ऑफिस के या बैंक के एटीएम में कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, लेकिन और जगह पे इसका यूज़ आप नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? एक पिन बेस्ड एटीएम कार्ड है, ना कि डेबिट कार्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट फॉर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट फॉर रीसेटिंग ऑफ फ्रैंकिंग मशीन विल बी। फ्रैंकिंग मशीन की रीसेटिंग के लिए बाद की जमा के लिए अग्रिम भुगतान की न्यूनतम राशि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 10th का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 1000 रुपीज़ प्लस मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़। सबसे पहले जब भी आप फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट करवाते हैं, फर्स्ट टाइम जो आपको एडवांस में डिपॉजिट करना होता है वो है 2000 रुपये। या ये ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब आप क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जब अग्रिम डाक शुल्क के रूप में आप जमा करते हैं फ्रैंकिंग मशीन की सेटिंग या रीसेटिंग के लिए 2000 रुपये किए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी आप डिपॉजिट करते हैं एडवांस में वो 1000 रुपये मिनिमम होगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 1000 के बाद 100 रुपये के मल्टीपल में आप कर पाएंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो 2000 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे? एडवांस पोस्टेज चार्जेस के रूप में जमा करने होंगे, जिसके लिए आप क्या चाहते हैं? मशीन को सेट या रीसेट करना चाहते हैं। और फ्रैंकिंग मशीन की जब रीसेटिंग की जाती है बाद में, यानी कि एक में आपके 2000 हो गए, 2000 जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो फ्रैंकिंग मशीन की रीसेटिंग की जाएगी तो उसकी जो राशि रहेगी एडवांस में डिपॉजिट करने के लिए मिनिमम 1000 रुपये रहेगी, और इससे ज़्यादा की बात करें तो 100 रुपये के मल्टीपल में रहेगी। आगे चलते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1990 द इनिशियल डिपॉजिट फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट शुड बी मेड इन। 1/1/1990 से बचत खाता खोलने के लिए प्रारंभिक जमा कैसे किया जाता है? तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है जब आप शुरुआत में उसको खुलवाएंगे, ओपन करवाएंगे, तो सिर्फ कैश के माध्यम से ओपन किया जा सकता है। 11th की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बाकी जैसे अगर आरडी का अकाउंट ओपन करते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं या अन्य कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आप चेक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हमेशा कैश के माध्यम से खुलेगा। Coin, bullion, precious stones, jewelry, articles of gold or silver, and currency or bank notes can be sent by the inland post only through। सिक्का,
बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख, या मुद्रा या बैंक नोट केवल किसके माध्यम से अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से, बीमित डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। क्योंकि ये सारी क्या है, कीमती चीज़ें हैं। कीमती चीज़ें हैं तो क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है इनको बिना इंश्योरेंस के भेजने से। अगर बिना इंश्योर किए आप भेजते हैं और कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इसकी इंश्योरेंस करवा के भेजते हैं तो आपको मुआवजा मिल जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी कोई कीमती सामान आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं तो उसको बीमित पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। From the date of receipt of SB order, registration of nomination is mandatory in all types of accounts or certificates under national savings schemes including minor accounts opened through guardian। अब यहाँ पे देखिए एमटीएस का ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है पीए का। तो हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आप प्रमोशन ही लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल डेडिकेट हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, तो उसमें एक ही आपके पास उपाय है। वो उपाय क्या है? एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो साथ में पीए की भी तैयारी करो, साथ में पोस्टमैन की भी तैयारी करो। क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो पोस्टमैन के या पीए के सिलेबस के होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपसे सीनियर है, अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है आपने अभी 3 साल पूरे किए हों, लेकिन एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो 6-6, 7-7 साल या 8-8 साल लगा चुके होते हैं। तो उसमें क्या रहता है, उन्होंने क्योंकि पीए का एग्ज़ाम भी दिया होता है, उन्होंने पीए की तैयारी भी की होती है, तो ये वाले जो होते हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम लगा लिया, ये निकल जाएँ, इसलिए एक दो क्वेश्चन जो है वो पीए के या पोस्टमैन के सिलेबस से डाल देते हैं कि ये निकल जाए, 3 साल जिन्होंने सर्विस की वो ठहर जाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको पीए की भी और पोस्टमैन की भी तैयारी करनी है। आप पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में पीए की भी तैयारी करो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो चांसेस हैं प्रमोशन के वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर आपके अच्छे से निकल जाएं जो आउट ऑफ सिलेबस हो, तो फिर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो 13th की जो सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, इसको आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। नेक्स्ट है आपके पास, द स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड टू दी बिच साइड ऑफ एड्रेस साइड। टिकटों को पता पक्ष के किस कोने पर चिपकाया जाना चाहिए? तो जब भी किसी डाक वस्तु के ऊपर डाक टिकट चिपकाए जाते हैं, कहाँ पर चिपकाए जाने चाहिए? अब मान लीजिए एक डाक वस्तु है, इसके ऊपर जब आपने पोस्टेज स्टैंप्स लगानी है तो इस वाले कोने में लगानी है। और ये कोना कौन सा है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर है। 14th की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रिगार्डिंग मनी ऑर्डर विदेश सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मनी ऑर्डर विदेश सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। मनी ऑर्डर विदेश सर्विस जो है 31/1/2015 को डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। While writing the address on the article following must be underlined। लेख पर पता लिखते समय निम्नलिखित को रेखांकित अवश्य करना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो जब भी किसी आर्टिकल के ऊपर आप एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में एक ऐसा भी आपका पर्टिकुलर होता है, कौन सा? पोस्ट टाउन होता है, जिसे आपने अंडरलाइन करना होता है। पोस्ट टाउन को हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। दूसरी बात, फिर इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। और जो पिन कोड लिखा जाएगा पोस्ट टाउन का, वो पोस्ट टाउन के नाम के नीचे लिखना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A branch of RMS where closed bags are received and dispatched is called as। आरएमएस या रेलवे डाक सेवा की एक शाखा जहां बंद बैग प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। ट्रांजिट मेल ऑफिस उसे कहा जाता है। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है रेलवे डाक सेवा की शाखा होती है। बंद थैले यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं, लेकिन पत्रों की छंटाई इस यूनिट में नहीं की जाती। लेटर सॉर्टिंग इस यूनिट में नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
आगे चलते हैं। ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स इन इंडिया। भारत में पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल निम्नलिखित प्रकार के लेख ही वितरित किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें बनती हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस तरह की डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। तो सबसे पहले वो डाक वस्तुएं फुली प्रीपेड होनी चाहिए, यानी कि जो पोस्टेज चार्जेस उनके ऊपर लगने हैं उनका भुगतान पूरी तरह से किया गया होना चाहिए। दूसरी बात, वो आर्टिकल अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, अपंजीकृत होने चाहिए, उनका पंजीकरण ना किया गया हो। तीसरी बात, वो पत्र डाक के होने चाहिए, लेटर मेल के होने चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लेटर मेल होती है, दूसरी पार्सल मेल होती है। तो जो भी आपके आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं वो कौन से हैं? लेटर मेल के हैं, पत्र डाक के हैं। तो पूरी तरह से भुगतान किए हुए पत्र डाक के अपंजीकृत लेखों का वितरण ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। A returned letter office is established at the and deals with unclaimed and refused articles and articles without addresses or with undecipherable or incomplete address। एक पुनः प्रेषण केंद्र जो कहाँ पर स्थित होता है और ये क्या करता है? लावारिस अस्वीकृत लेखों, बिना पते वाले लेखों, अस्पष्ट या अधूरे पते वाले लेखों का निपटान करता है। तो पुनः प्रेषण केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित होता है? एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोस्टल सर्कल, डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। किसका निपटान करता है? जो लावारिस लेख होते हैं, जो अस्वीकृत लेख होते हैं जिनको लेने से इनकार कर दिया जाता है। बिना पते वाले, क्या जो विदाउट एड्रेस आपके आर्टिकल होते हैं, बिना पते वाले लेख होते हैं, अस्पष्ट या अधूरे पते वाले जो लेख होते हैं, इस तरह के लेखों का निपटान ये करता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। In the event of renter of a post box changing his business address or shifting his office to another place, he should invariably inform the postmaster of the change within how many days of such change। पोस्ट बॉक्स के किराएदार द्वारा अपना व्यावसायिक पता बदलने या अपना कार्यालय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की स्थिति में उसे ऐसे परिवर्तन के कितने दिनों के भीतर परिवर्तन के बारे में पोस्ट मास्टर को अवश्य सूचित करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो पोस्ट बॉक्स का किराएदार जब भी क्या करता है? अपना एड्रेस चेंज करता है, कि जो उसका बिजनेस एड्रेस है उसको चेंज करता है या अपना कार्यालय किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? अपने बदले हुए पते के बारे में पोस्ट मास्टर को 7 दिनों के भीतर इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो इसके बारे में क्या किया जाएगा? पोस्ट बॉक्स जो है बिना किसी नोटिस के, बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया जाएगा। In which office of the railway mail service the work papers of the sections attached to it are prepared। रेलवे मेल सेवा के किस कार्यालय में इससे जुड़े अनुभागों के कार्यपत्र तैयार किए जाते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस में। अब जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है, अभिलेख कार्यालय होता है, ये क्या होता है? स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस, रेलवे डाक सेवा का स्थिर कार्यालय होता है। अब यहाँ पे किया क्या जाता है? तो जितने भी वर्क पेपर्स होते हैं इससे जुड़े हुए अनुभागों के, उनको तैयार किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और उनको रिकॉर्ड में रखने का काम किया जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफिस जो है किसके कार्यपत्रों को तैयार करता है या चेक करता है या रिकॉर्ड में रखता है? तो अनुभाग जो भी इससे जुड़े होते हैं उनके कार्यपत्रों को। उसके बाद जो भी अनुभागों को ज़रूरत होती है फॉर्म्स वगैरह की, बैग्स वगैरह की या स्टेशनरी की, वो सारी चीज़ों की आपूर्ति भी रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा इन अनुभागों को की जाएगी जो इससे जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इफ़ द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर बता ही दिया आपको कि क्या करता है। अगर पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है 1 सप्ताह के लिए इसकी निकासी नहीं करता है, यानी कि इसमें से लेटर्स वगैरह को नहीं निकालता है, और नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू क्लियर इट फॉर अ वीक,
will be sent by the postmaster by registered post, and when the articles are not cleared even after this notice, they will be delivered through the postman if the postal articles bear the address of the renter or he has given instructions to this effect. तो जब भी क्या होता है, पोस्ट बॉक्स का किराएदार 1 सप्ताह के लिए डाक लेखों की निकासी नहीं करता है, उसको क्या किया जाता है, पोस्ट मास्टर के द्वारा उसको पोस्ट मास्टर के द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से एक नोटिस भेजा जाएगा। क्या नोटिस भेजा जाएगा, इस पोस्ट बॉक्स की निकासी करने का नोटिस भेजा जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर वो फिर भी निकासी नहीं करता है, पोस्ट मास्टर ने उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से क्या भेज दिया, एक नोटिस भेज दिया, लेकिन नोटिस के बाद भी वो इसकी निकासी नहीं करता है, फिर क्या किया जाएगा, उन डाक वस्तुओं को डाकिए के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अगर पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर एड्रेसी का या रेंटर का एड्रेस है और दूसरी बात उसने ऐसा करने के निर्देश दे रखे हों। लेकिन अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि वो क्या करता है, निकासी नहीं करता है, रजिस्टर्ड और पोस्ट के माध्यम से नोटिस उसको भेजा गया, फिर भी उसने निकासी नहीं की, तो इसको क्या मानना जाएगा, इफ नोट क्लियर पोस्ट बॉक्स इवन आफ्टर अ रजिस्टर्ड नोटिस विल अमाउंट टू मिसयूज ऑफ पोस्ट बॉक्स। तो इसे क्या मानना जाएगा, पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग मानना जाएगा। और जब पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग मानना जाएगा, पोस्ट बॉक्स जब वो वापस ले लिया जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन था वो क्वेश्चन क्या था कि कितने समय तक अगर रेंटर या किराएदार पोस्ट बॉक्स में से डाक वस्तुओं की निकासी ना करे तो उसको एक नोटिस भेजा जाएगा 1 सप्ताह के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। विच बैग इज यूज्ड बिटवीन अ सब ऑफिस एंड इट्स हेड ऑफिस टू एनक्लोज कैश बैग्स एंड आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा कनेक्टेड विद अकाउंट्स एज वेल एज कोरस्पोंडेंस एंड कनेक्टेड विद अकाउंट्स। तो कौन से थैले का उपयोग एक उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच नकदी बैग और लेखों से जुड़े लेखों मतलब अकाउंट से जुड़े जो भी लेख होते हैं या दस्तावेज होते हैं उनको संलग्न करने के साथ साथ लेखों से असंबद्ध पत्राचार को संलग्न करने के लिए किया जाता है। 23 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जो अकाउंट बैग होता है इसका यूज़ किया जाता है सब ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में। क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी हेड ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में कैश बैग का आदान प्रदान किया जाना है, लेखों का आदान प्रदान किया जाना है या फिर दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाना है जो लेखों से संबंधित है, अकाउंट से जुड़े हुए हैं या अकाउंट से अनकनेक्टेड भी हैं, लेकिन उनका वितरण जो है हेड ऑफिस में किया जाना है या सब ऑफिस में किया जाना है। तो ऐसे सभी दस्तावेजों को, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को या कैश बैग वगैरह को भेजने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए अकाउंट बैग का यूज़ उप डाकघर और प्रधान डाकघर के बीच में किया जाता है। 23 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जब अकाउंट बैग हेड ऑफिस टू सब ऑफिस भेजा जाता है तो इसमें क्या रहता है, इसमें एसओ स्लिप रहती है। दूसरा कई बार पूछा जाता है कि जब एसओ से हेड ऑफिस के लिए आप अकाउंट बैग भेजते हैं तो उसमें क्या रहता है, डेली अकाउंट रहता है और अकाउंट बैग ड्यू बैग होते हैं, यानी कि इनको डेली आप बनाकर भेजेंगे चाहे उनके अंदर भेजने के लिए कुछ हो या ना हो। No renter is entitled to demand that a post box of any particular number or a post box in any particular row or position should be allotted to him. This statement is कोई भी किराएदार यह मांग करने का हकदार नहीं है कि किसी विशेष संख्या का पोस्ट बॉक्स या किसी विशेष पंक्ति या स्थान पर पोस्ट बॉक्स उसे आवंटित किया जाए। तो ये कथन क्या हो जाएगा, 24 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सत्य हो जाएगा। तो कोई भी रेंटर या कोई भी किराएदार इस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकता है कि मुझे इसी नंबर का पोस्ट बॉक्स चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मुझे 1 नंबर का पोस्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं ऐसी कोई डिमांड नहीं कर सकता। ना ही मैं ये बोल सकता हूँ कि इसी रो में, यानी कि हो सकता है कि मैं बोलूँ मुझे इस रो में, इस पंक्ति में, इस जगह पे पोस्ट बॉक्स चाहिए। ऐसा भी नहीं होता है। जहाँ पे पोस्ट ऑफिस अलॉट करता है वहाँ पर आपको वो पोस्ट बॉक्स लेना पड़ेगा और जो नंबर का पोस्ट बॉक्स मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते। इज एन ऑफिस
which is not an exchange office, which does not close bags for other countries and which does not receive bags from foreign countries, but in which the work of custom examination, assessment and accounting of custom duty is carried out. एक ऐसा कार्यालय जो डाक विनियम केंद्र नहीं है। अब डाक विनियम केंद्र क्या होता है? ऐसा पोस्ट ऑफिस, ऐसा डाकघर, ऐसा डाक कार्यालय, ऐसा अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। अब यहाँ पे बोला है नोट एन एक्सचेंज ऑफिस, ये एक्सचेंज ऑफिस नहीं है, यानी कि ये दूसरे देशों के लिए ना तो थैलों को बंद करेगा और ना ही उनके लिए कोई, ना ही फॉरेन कंट्री से इस कार्यालय के नाम पर थैले प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा नोट एन एक्सचेंज ऑफिस। तो एक ऐसा कार्यालय जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है? सीमा शुल्क की जांच की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है और सीमा शुल्क का लेखा रखने का काम भी किया जाता है। तो 25 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इसे कहा जाता है। अब ये जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं क्यों खोले जाते हैं? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सेंडर्स एंड एड्रेसेस, प्राप्तकर्ताओं या प्रेषकों की सुविधा के लिए इसको खोला जाता है, जिन्हें अपने फॉरेन आर्टिकल्स को छुड़ाने या प्रेषित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट करने होते हैं, प्रस्तुत करने होते हैं। तो वो कहाँ किए जाएंगे? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किए जाएंगे। The letterbox attendant is required to use the following mobile application. letterbox attendant को निम्नलिखित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करना आवश्यक है। 26 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी क्या किया जाता है? लेटर बॉक्स क्लियरेंस की जाती है तो अन्यथा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। The term which is used to designate all officials in the railway mail service other than supervising officers, mail guards and MTS, किस शब्द का उपयोग पर्यवेक्षण अधिकारियों, मेल गार्ड या एमटीएस के अलावा, ठीक है, इनको छोड़ देना है आपने, पर्यवेक्षण अधिकारी, मेल गार्ड और एमटीएस, इनको छोड़ के बाकी रेलवे मेल सेवा के सभी अधिकारियों को नामित करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। जितने भी आपके आरएमएस ऑफिशियल्स होते हैं, सिवाय आपके कौन से आ जाएंगे? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं, मेल गार्ड हैं, एमटीएस है या क्लास 4th सर्वेंट यानी कि एमटीएस वगैरह, इनको छोड़कर बाकी जितने भी आरएमएस ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग असिस्टेंट या छंटाई सहायक कहा जाता है। द स्टैम्प्स दैट आर अफिक्स्ड ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आर, आधिकारिक डाक लेखों पर चिपकाए जाने वाले टिकट कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स चिपकाए जाते हैं। दूसरी जो नॉर्मल पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं वो भी चिपका सकते हैं, लेकिन वो इरेगुलरिटी मानी जाती है। उसमें भी बताया गया कि फिर अगर आप ऐसी इरेगुलरिटी करते हैं तब भी आर्टिकल को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन क्या करता है? जो भी पोस्टिंग कार्यालय का पोस्ट मास्टर होता है वो उस आर्टिकल को पोस्ट करने वाले अधिकारी के ध्यान में इस चीज़ को लाता है कि आपने सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स यूज़ करनी है, आपने ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ किया है, फिर भी वो बार बार ऐसा करते हैं तो आगे उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। यहाँ पे 28 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A journey performed by a set of a section traveling on duty from one end of its beat to other is called as, अपनी गश्त के एक शोर से दूसरे शोर तक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले अनुभाग के एक सेट द्वारा की गई यात्रा को क्या कहा जाता है? 29 की सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इसे क्या कहा जाता है? ट्रिप या फेरा कहा जाता है। अब ये जो ट्रिप है दो तरह की होती है, एक इन ट्रिप होती है, दूसरी इन आउट ट्रिप होती है। इन ट्रिप की बात करें तो जब भी क्या करता है कोई भी अनुभाग, क्या करता है? कोई भी अनुभाग या कोई भी सेक्शन अपने हेडक्वार्टर की तरफ जाता है आउट स्टेशन से, तो उसको कहेंगे इन ट्रिप। आउट ट्रिप क्या हो जाएगा? जब भी कोई अनुभाग क्या करता है अपने हेडक्वार्टर स्टेशन से किसी बाहरी आउट स्टेशन के लिए जाता है तो उसको हम कहेंगे आउट ट्रिप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अंडर क्लोज 209 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोहिबिटेड आइटम। डाकघर गाइड भाग 1 के खंड 209 के तहत निम्नलिखित एक निषिद्ध वस्तु नहीं है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इनफ्लेमेबल आइटम, इसको क्या माना जाएगा? प्रोहिबिटेड आर्टिकल माना जाएगा, निषिद्ध डाक वस्तु माना जाएगा। लिक्विड ऑयल सब्सटेंसेस, एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी या लिविंग क्रिएचर्स। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी एक प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, ठीक है। कोई भी टिकट
प्रपोजल, ये एडवर्टाइजमेंट जो लॉटरी से संबंधित हो उसे प्रोहिबिट माना जाएगा। लेकिन जब भी लॉटरी लॉटरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज की जाती है तब उसको प्रोहिबिट नहीं माना जाता है, लेकिन नॉर्मली इसको प्रोहिबिट माना जाएगा। लेकिन डाक के माध्यम से आप लिक्विड भेज सकते हैं, ऑयल, इस तरह के सब्सटेंस भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं पैकिंग की, तो वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं। ओलंपिक गेम्स ऑफ 2024 विल बी हेल्ड इन, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पेरिस, फ्रांस में किए जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया माधव नेशनल पार्क इज प्रेजेंट, भारत के किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मौजूद है? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश में। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल कौन नहीं होगा? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट्स नहीं होते, इन तीनों को आपने याद कर लेना, ये तीनों ही होंगे। तो इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? सी आ जाएगी। स्टेट ऑफ कर्नाटका ओरिजिनली नोन एज द स्टेट ऑफ मैसूर वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, कर्नाटका राज्य जिसे मूल रूप से मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था का गठन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा 1956 में, और इसे रीनेम किया गया कर्नाटका कब किया गया? 1973 में। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय जो वो क्या था? 35 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम। आगे चलते हैं, तमाते एक्सपर्ट हु गोट पद्मश्री रिसेंटली इज, हाल ही में पद्मश्री पाने वाले तमाते विशेषज्ञ कौन है? तो मुनि वेंकटप्पा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, NS हार्दिकर इज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, NS हार्दिकर एक स्वतंत्रता सेनानी जो है कहाँ से थे? 37 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कर्नाटका का। तो अपने स्टेट के भी आपने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको ज़रूर कवर कर लेना है, बहुत सारे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, बिदरी क्राफ्ट्स इज अ हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट बेसिकली फ्रॉम, बिदरी शिल्प मूल रूप से एक हस्तशिल्प उत्पाद है, लेकिन कहाँ का? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कर्नाटका का। आगे चलते हैं, सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल आंसर अमंग द चॉइस प्रोवाइडेड, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजंस सोलोली, तो जो सार्वजनिक पद के धारक होते हैं उनको निर्णय जो कैसे लेना चाहिए? इन दी टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित की दृष्टि से लेना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपकी इनकरेक्ट आ जाएगी, बाकी भी आपने पढ़ लेनी है। तो सी ऑप्शन में बोला गया, इट इज़ नॉट एथिकली रोंग फॉर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इन कीपिंग गिफ्ट रिसीव्ड विद ब्रांड नेम ऑन ऑफिस डेस्क इज अ विजिबल वे, किसी सरकारी अधिकारी के लिए कार्यालय डेस्क पर ब्रांड नेम के साथ प्राप्त उपहारों को दृश्य रूप में रखना नैतिक रूप से गलत नहीं है, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पोस्टमैन के लिए सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज रिसीव्ड फॉर पेमेंट इन द नेम ऑफ माइनर हु इज ओल्ड एनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पेमेंट शुड बी मेड टू, जब एक नाबालिग के नाम पर भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्राप्त होता है जो लेन देन की प्रकृति को समझने के लिए काफ़ी बड़ा है, तो भुगतान किसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के मामले में आपको याद रखना है कि अगर माइनर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो पेमेंट की प्रकृति को समझ सके, तो भुगतान जो वो किसे किया जाएगा? जिसके साथ वो माइनर रहता है उसको किया जाएगा, यानी कि उसके पेरेंट को या गार्डियन को किया जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जिसके लिए भेजा गया है वो माइनर है, लेकिन वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो उस ट्रांजैक्शन की नेचर को समझ सकता है, तो पेमेंट जो है वो माइनर को ही की जाएगी और उसके माइनर के सिग्नेचर या अंगूठे के निशान को उसके गार्डियन या पेरेंट से आपने अटेस्ट करवाना है, सत्यापित करवाना है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
If the electronic money order is payable to a person who is not permanently residing within the jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates, the electronic money order will be paid on satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the electronic money order. अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है और उसका भुगतान एक ऐसे व्यक्ति को किया जाना है ऑफिस ऑफ पेमेंट के जो ज्यूरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार में स्थायी तौर पर नहीं रहता है। मतलब कि क्या हो गया, आपके पास एक मनी ऑर्डर आता है। अब मनी ऑर्डर जो है वो इस व्यक्ति के लिए आता है जो आपके क्षेत्राधिकार या फिर आपका जो ऑफिस ऑफ पेमेंट है उसके ज्यूरिडिक्शन में परमानेंटली नहीं रहता है, वो कहीं बाहर रहता है, या फिर पोस्ट मास्टर उसको जानता नहीं है या पोस्ट मास्टर के अधीनस्थ जो होते हैं वो भी उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा उसके द्वारा एक सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रस्तुत करने पर, यानी कि उसको पहचान का एक सेटिस्फैक्टरी प्रूफ वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में जो पर्सन है जिसके लिए वो मनी ऑर्डर आया है उसके साथ उसकी मैचिंग की जाएगी, तभी वो मनी ऑर्डर का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आपके पास आएगा जो वितरण या भुगतान के कार्यालय के क्षेत्राधिकार में परमानेंटली नहीं रहता है या पोस्ट मास्टर के अधीनस्थ जो काम करने वाले हैं वो भी उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो मनी ऑर्डर जो है इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में नामित व्यक्ति के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में जो भी पेई का नाम है उसके साथ जो क्लेम कर रहा है कि ये मनी ऑर्डर मेरा है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, पहचान के संतोषजनक प्रमाण लिए जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। If the addressee refuses to sign an acknowledgement but merely signs the receipt, how the article should be dealt? यदि प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है लेकिन केवल रसीद पर हस्ताक्षर करता है तो लेख को कैसे निपटाया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास यह आ जाएगा, आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड एंड अ रिमार्क रिगार्डिंग द रिफ्यूजल शुड बी रिटन ऑन द एक्नॉलेजमेंट। तो जब भी क्या होता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है किसी के लिए और उसका प्राप्तकर्ता उसकी रसीद के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन अगर उस आर्टिकल के साथ एक्नॉलेजमेंट भी है, वो प्राप्तकर्ता एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता है, मना कर देता है, तो वो क्या किया जाएगा, तब भी इस आर्टिकल का वितरण किया जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो एक्नॉलेजमेंट होगी उसके ऊपर रिमार्क लिख दिया जाएगा कि प्राप्तकर्ता ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पोस्ट मास्टर की अटेस्टेशन के बाद उस एक्नॉलेजमेंट को सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा। आगे चलते हैं, प्लीज स्टेट वेदर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको बताना है क्या, Article addressed to deceased person are ordinarily dealt with in the same manner as unclaimed article। तो ऐसे आर्टिकल जो मृत व्यक्ति को संबोधित होते हैं उनको उस लेखों की तरह मानना चाहेगा जो किसकी तरह होंगे, अनक्लेम आर्टिकल की तरह होंगे, लावारिस लेखों की तरह होंगे। तो जितने भी आपके ऐसे आर्टिकल जो मृत व्यक्तियों को संबोधित होंगे उनका निपटान उसी तरह से किया जाएगा जैसे अनक्लेम्ड आर्टिकल्स का किया जाता है। Postmasters are, however, authorized to exercise their discretion in delivering such articles to any near relative of the deceased who may have applied for them or who may desire to receive them, so long as the articles are uninsured and do not appear to contain any valuable property, and there is no doubt as to the title of the applicant to receive such articles, and there is no counter claimant or likelihood of dispute। अब सबसे पहले अगर कोई आर्टिकल मृत व्यक्ति के लिए आएगा तो उसको लावारिस लेख की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इस तरह के डाक लेखों का जो वितरण है वो मृतक के निकट संबंधी को किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, वहाँ पे पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन किन आर्टिकल्स के मामले में करेगा, ऐसे लेख जो बीमित नहीं होने चाहिए, उनमें कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जो आवेदक है
उसका उस आर्टिकल को प्राप्त करने के लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, यानी कि दो एप्लीकेंट नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं होनी चाहिए। जब वो आर्टिकल इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब जाके पोस्ट मास्टर अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है उस आर्टिकल का वितरण करने के लिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज रिसीव्ड इन द नेम ऑफ अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज हैंड्स और फिंगर्स ड्यू टू वॉर, एनी डिसीज्ड और एनी डिसीज और एनी एक्सीडेंट, हाउ द पेमेंट इज मेड। जब किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्राप्त होता है जिसने युद्ध, किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण अपने हाथ या उंगलियां खो दी हैं, तो भुगतान जो है उसे कैसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, पेमेंट विल बी मेड टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विद होम सच अ पर्सन रिसाइड। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके लिए मनी ऑर्डर आया है, तो मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए आपको क्या चाहिए? पेई के या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर चाहिए या फिर अंगूठे का निशान चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है उसके हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, तो वो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए आए मनी ऑर्डर का भुगतान रिस्पॉन्सिबल पर्सन को किया जाएगा, उस जिम्मेदार व्यक्ति को किया जाएगा जिसके साथ इस तरह का व्यक्ति रहता है जिसके हाथ या उंगलियां नहीं है। लेकिन कैसे किया जाएगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल विटनेस। इसके लिए एक आपको गवाह की आवश्यकता होगी। इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल विटनेस आपको चाहिए, हु शुड बी रिक्वायर्ड टू अटेस्ट द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑन दी फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आया जिसके हाथ नहीं है, जिसके उंगलियां नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान उस जिम्मेदार व्यक्ति को किया जाएगा जिसके साथ वो बिना हाथ या उंगलियों वाला व्यक्ति रहता है। इसके लिए अब क्या हो जाएगा, जिसके साथ वो रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। अब जो भी वो अंगूठे का निशान लगाएगा या हस्ताक्षर करेगा उसे इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल विटनेस से फिर अटेस्टेड आपको करवाना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पर्सन चेंजिंग द एड्रेस शुड गिव इंफॉर्मेशन टू दी फॉलोइंग। पता बदलने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित को जानकारी देनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो जब भी कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है उसे अपने बदले हुए पते के बारे में रिटन इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। किसको? उस स्थान के डाक घर को देनी होती है जहां से वो जा रहे हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन वो उस डाक घर को देगा जिस नई जगह पे वो जा रहे हैं। तो उन दोनों स्थानों के डाक घरों को, एक जहां से वो जा रहे हैं, दूसरा जहां पर वे जा रहे हैं, उन दोनों स्थानों के डाक घरों को वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। कैसे देंगे? लिखित में देंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। टू बोथ दी पोस्ट ऑफिसेज मेंशन्ड एट ए एंड बी अबव। तो ए और बी में मेंशन किए गए दोनों डाक घरों को वो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। If a case transit bag of a mailman is addressed to the mail office of a terminal station by a mail office of originating station, who will open the case transit bag? यदि मेल बैन के केस ट्रांसिट बैग को प्रारंभिक स्टेशन के मेल कार्यालय द्वारा टर्मिनल स्टेशन के मेल कार्यालय को संबोधित किया जाता है तो केस ट्रांसिट बैग को कौन खोलेगा? ये अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन आ जाता है अदर केसेस में। क्या यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ही अकेला है जो मेल बैन के अंदर जाएगा, केस ट्रांजिट बैग की सारी चीज़ों की जांच करेगा, उसके लेबल की जांच करेगा, उसकी सील की या जिस रस्सी के साथ उसको बांधा है उन सारी चीज़ों की जांच करने के बाद उसको खोलेगा, फिर उसमें से जो थैले होते हैं उनको निकालेगा। लेकिन ये किसकी बात की गई है? जब केस ट्रांजिट ऑफ अ मेल बैन इज एड्रेस्ड टू द मेल ऑफिस ऑफ अ टर्मिनल स्टेशन बाय अ मेल ऑफिस ऑफ रिजनेटिंग स्टेशन। जब क्या होता है, मेल बैन का केस ट्रांजिट बैग प्रारंभिक स्टेशन के डाक कार्यालय के द्वारा अंतिम स्टेशन के डाक कार्यालय के लिए भेजा जाता है, तब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल बैन के अंदर जाके उस थैले को खोलेगा। बाकी मामलों में कौन करता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल एजेंट या फिर मेल ऑफिस का अन्य ऑफिशियल क्या करता है? मेल बैन के अंदर जो अनुभागी होती है उसमें एंटर करता है। ठीक है, मेल बैन के अंदर एंटर करता है, फिर उसके बाद जो थैला है उसको खोलता है या बंद करता है जैसा कि ड्यू मेल लिस्ट में निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे जो बात की है वो किसकी की है?
टू अ मेल ऑफिस ऑफ टर्मिनल स्टेशन, ठीक है, प्रारंभिक स्टेशन के जो मेल कार्यालय है उसके द्वारा अंतिम स्टेशन के मेल कार्यालय को जब केस ट्रांजिट बैग भेजा जाता है। लेकिन जब अदर केसेस आ जाएंगे, मतलब वो टर्मिनल स्टेशन नहीं है, वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन नहीं है, बाकी मामलों में हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या मेल ऑफिस का अन्य अधिकारी मेल बैन में, जो अनुभाग की मेल बैन होगी उसके अंदर केस ट्रांजिट बैग को बंद करने के लिए या खोलने के लिए चढ़ता है, जैसा कि ड्यूमेल लिस्ट में निर्धारित किया गया होता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो जब भी आपके पास ओरिजिनेटिंग स्टेशन और टर्मिनल स्टेशन आ जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। In cases where the transmission or delivery of letters would be delayed by the dispatch or delivery at the same time of books, pattern or sample packets or parcels, such articles may be held back in the office of posting for a period not exceeding। ऐसे मामलों में जहां बुक, पैटर्न या नमूना पैकेट या पार्सल के एक ही समय में प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी, तो ऐसे लेखों को पोस्टिंग के कार्यालय में एक अवधि के लिए रोका जा सकता है, और ये अवधि कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दो तरह के आर्टिकल हैं। कौन कौन सी तरह के आर्टिकल हैं? आपके पास एक आर्टिकल है बुक, पैटर्न, सैम्पल पैकेट, या फिर आपके पार्सल हैं। इस तरह के आर्टिकल हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर को इसमें आपने इंक्लूड नहीं करना है। आपके पास मान लीजिए बुक, पैटर्न या सैम्पल पैकेट या पार्सल, इनमें से कुछ भी आर्टिकल है। और दूसरी साइड आपके पास क्या है, लेटर है। दूसरी साइड आपके पास क्या है, लेटर। तो एक आपके पास लेटर हो जाएंगे, दूसरी साइड आपके आर्टिकल में आ गया बुक, पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल। आपके पास दो तरह के आर्टिकल हैं। अब क्या होगा, अगर दूसरी तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनकी वजह से, दूसरी तरह के आर्टिकल कौन है, मतलब बुक, पैटर्न और सैंपल पैकेट या पार्सल, इनकी वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही है, तो आपकी ये जो बुक, पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल हैं, इनको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आप रोक सकते हैं, क्योंकि लेटर्स को आपने पहले भेजना है, इनको आपने पहले वितरित या प्रेषित करना है। तो किस अवधि के लिए ये जो आपके बुक, पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल हैं ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोके जा सकते हैं? तो अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए। दूसरी बात करें, इन आर्टिकल्स को क्या किया जाता है, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में भी रोका जा सकता है, लेकिन वहाँ पर पार्सल नहीं रोके जाते हैं। ये ध्यान रखना है, पार्सल नहीं रोके जाएंगे। पार्सल के अलावा जैसे बुक, पैटर्न और सैंपल पैकेट हैं, इनको क्या किया जाता है, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में भी रोका जा सकता है, लेकिन वहाँ पर 1 दिन की अवधि के लिए नहीं रोका जाएगा। कितने समय के लिए रोका जाएगा, मे बी आल्सो हेल्ड ओवर टिल नेक्स्ट डिलीवरी इन दी ऑफिस ऑफ डिलीवरी। तो वितरण के कार्यालय में अगले वितरण तक रोक के रखा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी कार्यालय में 1 दिन में 2 बार वितरण होता है। तो पहले वितरण के दौरान इनको रोक लिया गया, तो दूसरे वितरण में इनका वितरण करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर दी फाइनल ड्यूटीज टू बी कैरिड आउट बाय दी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बिफोर क्विटिंग द ऑफिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कार्यालय छोड़ने से पहले प्रधान छंटाई सहायक द्वारा किए जाने वाले अंतिम कर्तव्य निम्नलिखित हैं। Check that the office is swept and everything is arranged in tidy and orderly manner। तो उसे ये जांच करनी चाहिए कि कार्यालय कक्ष जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से रखा होना चाहिए। Carefully examine each sorting compartment to see that no article is left unsorted। फिर उसके बाद उसे यह देखने के लिए प्रत्येक छंटाई डिब्बे की सावधानी पूर्वक जांच करनी होगी कि कोई भी लेख बिना छंटाई के ना रह जाए। फिर उसके बाद ऑफिस रूम शुड बी लॉक्ड एंड की शुड बी रिटेन्ड इन हिज पर्सनल कस्टडी इवन इफ नेक्स्ट सेट कम ऑन ड्यूटी इमीडिएटली। फिर वो कार्यालय कक्ष को बंद करेगा और चाबी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा, भले ही अगला कर्मचारी तुरंत ड्यूटी पर आ जाए, अगला सेट जो है तुरंत ड्यूटी पर आ जाए। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर आगे आने वाला कोई सेट नहीं है तब चाबी वो अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा, लेकिन तुरंत अगर कोई सेट आ जाता है तो चाबी वो उसको सौंपेगा। When there is a succeeding set, he should over the charge of the office and also deposit mail to हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ सक्सीडिंग सेट बाई एंट्री इन मेल लिस्ट। तो जब भी कोई आने वाला सेट हो तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करेगा, जमा डाक को, यानी कि जो भी डिपॉजिट मेल होगी, मेल सूची में प्रविष्टि के तहत
और कार्यालय का प्रभार किसको सौंपेगा? जो आने वाले सेट का प्रधान छंटाई हो सहायक होगा उसको सौंप देगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो थर्ड पॉइंट है ये गलत है कि चाबी को वो अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा उस समय भी जब आने वाला कोई सेट हो या अगला जो सेट है वो इमीडिएटली वहाँ पर आ जाए। तो जब भी अगला आने वाला सेट वहाँ पर आ जाता है तो चाबी उसे सौंपनी होती है और मेल भी उसे सौंपी जाती है। तो इसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये जो है आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे नाइन्थ की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। In addition to their regular delivery work, village postmen carry a small stock of postage stamps and stationery of the more frequently utilized denominations for sale to the rural public. अपने नियमित वितरण कार्य के अलावा ग्रामीण डाकिये ग्रामीण जनता को बिक्री के लिए अधिक उपयोग किए जाने वाले मूल्य वर्ग के डाक टिकटों और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक भी अपने पास रखते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो पोस्टमैन जो है अपना वितरण का काम तो करता है, उसके साथ जब वो अपने वितरण के काम के लिए अपनी गश्त में जाता है पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक अपने साथ लेके जाता है ताकि वो जनता को या लोगों को जब उनकी आवश्यकता हो तो वो दे सके। ईच सेट ऑफ सेक्शन इज सप्लाइड विद, अनुभाग के प्रत्येक सेट को किस चीज़ की आपूर्ति की जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोर्टफोलियो और उसकी सामग्री की जाती है। तो यहाँ पे 11th की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब जो पोर्टफोलियो होता है प्रोवाइडेड विद द लॉक एंड की, ताला और चाबी के साथ प्रोवाइड किया जाता है, वेयरिंग द डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्शन एंड नंबर ऑफ सेट टू विच इट बिलोंग्स। अब इसके ऊपर एक तो अनुभाग का पदनाम लिखा होता है, डेजिग्नेशन लिखा होता है, दूसरी बात जिस सेट से ये जुड़ा होता है उस सेट की संख्या इसके ऊपर पेंट की गई होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If the addressee of an article cannot be found at the given address, following actions are suggested in rule. यदि किसी लेख का प्राप्तकर्ता पते पर नहीं मिलता है तो नियम में निम्नलिखित कार्यवाही का सुझाव दिया गया है। यानी कि जो आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर एड्रेस ही नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपकी प्रमोशन हो गई है, आप वितरण का काम करने के लिए जाते हैं, पोस्टमैन का काम करने जाते हैं। अब आपके पास एक आर्टिकल है, जब उस आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस के ऊपर आप पहुंचते हैं, वहाँ पर आपको एड्रेस ही नहीं मिलता है, उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, वो नई जगह पे चला गया, आप क्या करेंगे? रूल क्या कहता है? सबसे पहले इंक्वायरी रिगार्डिंग इज चेंज्ड एड्रेस बी मेड फ्रॉम दी नेबर्स। आपको सबसे पहले उसके पड़ोसियों से उसके बदले हुए पते के बारे में पूछताछ करनी है। ये पहला काम हो जाएगा। इफ ट्रस्ट वर्थी इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेबर्स द पोस्टमैन शुड डिलीवर द आर्टिकल एट न्यू एड्रेस। अगर कोई आपको विश्वसनीय जानकारी मिलती है तो आपका क्या फ़र्ज बनता है? आप नए एड्रेस पर जाकर उस आर्टिकल का वितरण करें, लेकिन तभी करें अगर वो एड्रेस, जो नया एड्रेस आपको मिला है वो एड्रेस आपकी गश्त के भीतर है। फिर उसके बाद इफ़ द सफिशेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड द आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू पोस्ट मास्टर एज अनक्लेम्ड। लेकिन आपको अगर कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती है पड़ोसियों से तो आप उस आर्टिकल को पोस्ट मास्टर को अनक्लेम्ड आर्टिकल के रूप में वापस करेंगे, लावारिस लेख के रूप में वापस करेंगे। पोस्टमैन कैन रिटर्न द आर्टिकल टू सेंडर विदाउट एनी इंक्वायरी, ये गलत हो जाएगा। डाकिए को इंक्वायरी करनी चाहिए उसके नए एड्रेस के बारे में। अब मान लीजिए नया एड्रेस मिल जाता है लेकिन वो आपकी गश्त में नहीं है, दूसरे किसी डाकिए की वीट में आता है तो पोस्ट ऑफिस में आएंगे, फिर वो नए डाकिए को आर्टिकल दिया जाएगा नेक्स्ट डिलीवरी में ताकि वो वितरण कर सके। या फिर उसका एड्रेस किसी और पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी जुरिडिक्शन में आता है तो नए डाकघर के लिए उसकी रिडायरेक्शन की जाएगी। तो इसमें गलत पॉइंट कौन सा है? आपका फोर्थ पॉइंट गलत है। हमें क्या बताना है? कौन से आपको एक्शन सजेस्ट किए जाते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए जाते हैं। तो 12th की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ, पोर्टफोलियो हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पोर्टफोलियो जो है हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। पोस्टमैन्स बुक इज मेंटेन्ड इन विच फोरम, पोस्टमैन की पुस्तक कौन से प्रपत्र पर रखी जाती है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। MS-27 के ऊपर इसे बनाया जाता है।
अ पोर्टफोलियो इज प्रोवाइडेड विद द लॉक एंड की विद एंड पेंटेड ऑन इट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। पोर्टफोलियो की जो पूर्ति है ताला और चाबी के साथ की जाती है जिसके ऊपर क्या पेंट किया होता है। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन जो अनुभाग का होता है, इनके अनुभाग का पद नाम, और जिस भी सेट से वो पोर्टफोलियो जुड़ा हुआ है उस सेट का नंबर इसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। 15th की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इफ पोस्टमैन्स बुक इन पोस्टमैन्स बुक फॉलोइंग एंट्री इज नोट मेड, पोस्टमैन की पुस्तक में निम्नलिखित प्रविष्टि नहीं की जाती है। रिमार्क्स और डैमेज्ड आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जो क्षतिग्रस्त हैं उनके संबंध में रिमार्क पोस्टमैन अपनी बुक में दर्ज करता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए से जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मिलते हैं उनके पर्टिकुलर्स को वो अपनी पोस्टमैन बुक में दर्ज करता है। अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स एंड अनपेड इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स, तो जो भी उसको आर्टिकल दिए जाते हैं अगर वो वितरित नहीं हो पाते हैं या जो भी मनी ऑर्डर उसे दिए जाते हैं उनका भुगतान नहीं हो पाता है तो उस चीज़ के बारे में भी वो अपनी पोस्टमैन बुक में लिखेगा। लेकिन जो बीट या एरिया उसे विजिट करना है वो अपनी पोस्टमैन बुक में नहीं लिखता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ट्रांजिट बैग्स आर क्लोज्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट। तो ट्रांजिट बैग जो है प्रधान छंटाई सहायक, प्रधान मेल गार्ड या मेल एजेंट द्वारा बंद किए जाते हैं। क्या ये सही है? गलत है। कैसे बंद किए जाते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास डी आएगा। ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट। तो जो आपके ट्रांजिट बैग होते हैं वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में, किसकी देखरेख में बंद और सील किए जाने चाहिए या किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत बंद किए जाने चाहिए? प्रधान छंटाई सहायक, मेल गार्ड या मेल एजेंट। लेकिन ये स्वयं उनको बंद नहीं करते हैं, ये सिर्फ पर्यवेक्षण करते हैं या इनकी प्रेजेंस में ट्रांजिट बैग्स को बंद किया जाता है। If a postman's beat extends beyond a single town or village, in addition to postman's book, he must keep। यदि एक डाकिये की गश्त एक गांव या शहर से आगे तक फैली हुई हो तो उसे डाकिया की किताब के अलावा और क्या रखना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। विलेज पोस्टमैन्स विजिट बुक भी उसे साथ में रखनी होगी। विजिट जो आपकी बुक होती है पोस्टमैन की वो MS 86 के ऊपर बनाई जाती है। पोस्टमैन बुक जो MS 27 के ऊपर बनती है। आगे चलते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ बी ऑर्डर्स फ्रॉम सुपरिटेंडेंट द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड हैव इट नीटली कॉपीड बाय वन ऑफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट्स इनटू द ईच सेट कंसर्न। अधीक्षक से जब भी आदेश प्राप्त होते हैं रिकॉर्ड अधिकारी को इसे प्रत्येक संबंधित सेट की किस्म छंटाई सहायकों में से किसी एक द्वारा साफ सुथरे ढंग से कॉपी करवाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अधीक्षक से जब भी बी ऑर्डर प्राप्त होते हैं तो किसके संबंध में वो होते हैं? गाइडेंस के लिए या आप कह सकते हैं मार्गदर्शन के लिए होते हैं। तो इनको गाइडेंस बुक में कॉपी करवाया जाता है किसके द्वारा? रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। सॉर्टिंग असिस्टेंट में से किसी एक को चुन लिया जाता है और साफ सुथरे ढंग से फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट से रिकॉर्ड ऑफिसर गाइडेंस बुक में उस बी ऑर्डर को कॉपी करवाएगा। An insured article addressed to a minor must be delivered in a following manner। किसी नाबालिग को संबोधित बीमाकृत वस्तु को वितरित करने का क्या तरीका रहता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। टू बी डिलीवर्ड टू द माइनर इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन हुज केयर ही मे बी लिविंग एट दैट टाइम एंड माइनर्स सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाय दैट पर्सन। नाबालिग को उस इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना वितरण जो वो नाबालिग को ही किया जाएगा लेकिन उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिसकी अभिरक्षा में वो माइनर उस समय रहता है। और दूसरी बात जो नाबालिग के हस्ताक्षर होंगे उस व्यक्ति से आपने अटेस्टेड करवाने हैं, सत्यापित करवाने हैं जिसकी देख रेख में वो माइनर रह रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। An order issued by RMS superintendent prescribing changes in sorting list is called as। RMS अधीक्षक द्वारा छंटाई सूची में परिवर्तन निर्धारित करने वाले आदेश को क्या कहा जाता है? 21 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी छंटाई सूची में कोई परिवर्तन निर्धारित करना हो इसके संबंध में सुपरिटेंडेंट RMS के द्वारा ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी।
आगे चलते हैं। चूज दी इनकरेक्ट वन फ्रॉम दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। 22 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी, पोस्टमैन नीड नोट नोटिस द डैमेज्ड आर्टिकल हैंडेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी। डाकिए को डिलीवरी के लिए जो वस्तुएं सौंपी जाती हैं उसमें जो क्षतिग्रस्त वस्तु होगी उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। पोस्टमैन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, डाकिए को डाक व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन पोस्टमैन प्रोसीड्स ऑन बीट ही शुड कैरी विद हिम अ स्मॉल स्टॉक ऑफ फॉर्म्स रिलेटिंग टू द वैल्यूएबल सिस्टम एंड सप्लाई टू पब्लिक इफ रिक्वायर्ड। तो जब भी डाकिया गश्त में जाता है अपना वितरण का काम करने के लिए, अपने साथ वो क्या करता है, पोस्टेज स्टैम्प्स का या वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर जैसे वैल्यू पेबल फॉर्म होते हैं या वैल्यू पेबल सिस्टम से जुड़े जो फॉर्म वगैरह होते हैं उनका छोटा सा स्टॉक अपने साथ लेके जाता है ताकि अगर किसी को आवश्यकता है तो वो उसको प्रोवाइड कर सके। पोस्टमैन हैज़ टू कैरी पोस्टेज स्टैम्प्स व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन हिज बीट, डाकिया जब अपनी गश्त में जाता है तो उसे डाक टिकट भी अपने साथ कैरी करने चाहिए। डाक टिकटों का एक छोटा सा स्टॉक अपने साथ कैरी करना चाहिए। गलत कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो डाकिया जो होता है जब भी उसे वितरण के लिए डाक वस्तुएं सौंपी जाती हैं उसका पहला काम यही होता है सभी डाक वस्तुओं की ध्यानपूर्वक जांच करना और जो इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना क्योंकि उसमें कीमती सामान होता है। तो उन सारे आर्टिकल्स के ऊपर वो एक बार चेकिंग करेगा, उन सभी आर्टिकल को वो ध्यान से चेक करेगा कि कोई भी आर्टिकल क्षतिग्रस्त तो नहीं है, किसी आर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है या कोई आर्टिकल खुला हुआ तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की वो जांच करता है। अगर उसको कोई भी क्षतिग्रस्त आर्टिकल मिलता है उस चीज़ के बारे में वो पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाता है। चूज द वन विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ मेल एजेंट, वह चुने जो मेल एजेंट का कर्तव्य नहीं है। ही विल जनरेट ऑल मैंडेटरी रिपोर्ट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर रिपोर्ट्स कॉलम, वह रिपोर्ट कॉलम के तहत निर्धारित सभी अनिवार्य रिपोर्ट तैयार करेगा। ही विल ओपन दी ट्रांजिट बैग्स रिसीव्ड बाई हिम, वह उसके द्वारा प्राप्त ट्रांजिट बैग को खोलेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली ओपनिंग ऑफ सेट, या ही विल फॉरवर्ड दी बैग्स दैट आर टू बी फॉरवर्डेड टू दी नेक्स्ट सेट एज पर एलोकेशन। तो जो आपका मेल एजेंट होता है उसका कौन सा काम नहीं होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। अब जो सेट है उसको टाइम से खोलने का काम जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का होता है, तो हेड मेल एजेंट का होता है। तो जो हेड मेल एजेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी उसको अलॉट किए हुए या जो भी अवेलेबल मेल एजेंट है उनके साथ मिलकर टाइम से सेट को ओपन करे। तो मेल एजेंट का ये काम नहीं होता है, हेड मेल एजेंट का ये काम होता है। बाकी ये ए, बी और डी जो है मेल एजेंट के कर्तव्य हैं। फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ हेड पोस्टमैन, निम्नलिखित करना प्रधान डाकिए का कर्तव्य नहीं है। कन्वेइंग मनी टू एंड फ्रॉम द ट्रेजररी, सब ट्रेजररी और बैंक और टाउन सब ऑफिस। कोषागार, उपकोषागार या बैंक या नगर उप डाकघर को नकदी लेकर जाना या वहाँ से नकदी लेकर आने का काम उसको सौंपा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसको काम हेड पोस्टमैन को दिया जाता है। टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट्स, छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना। टेस्ट वर्क ऑफ पोस्टमैन, डाकियों के काम का परीक्षण करना। लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स के काम का परीक्षण करना, ये काम भी हेड पोस्टमैन के द्वारा किए जाते हैं। हिज सर्विस कैन बी यूटिलाइज्ड इन नोडल डिलीवरी सेंटर वेयर एनडीसी आर वर्किंग इन हेड ऑफिस, उनकी सेवा का उपयोग नोडल डिलीवरी सेंटर में किया जाता है जहां एनडीसी प्रधान कार्यालय में काम कर रहा हो। टू मेक इंक्वायरीज इनटू मेजर कंप्लेंट्स, बड़ी शिकायतों या प्रमुख शिकायतों की जांच करना, ये काम जो है हेड पोस्टमैन का नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The date shown by the date stamps and seals of a set of section or mail office should be that of, अनुभाग या मेल कार्यालय के एक सेट की तारीख मोहरों और सीलों द्वारा दर्शाई गई तारीख कौन सी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर 25 का ए आ जाएगा। द डे ऑन विच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन, उस दिन की होनी चाहिए जिस दिन सेट के काम के घंटे शुरू होते हैं। तो किसी भी अनुभाग के सेट की कोई भी अनुभाग है या मेल कार्यालय है उसके जो सेट होते हैं उस सेट में जो भी मोहरें और सीलें होती हैं उन मोहरों और सीलों की तारीख वो तारीख होनी चाहिए जिस दिन उस सेट के काम के घंटे शुरू हो रहे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था आपके पास कर्नाटका सर्कल का
पोस्टमैन, मेल गार्ड का और एमटीएस का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, गलती नज़र आए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं, एमटीएस की बुक आपको मिल जाएगी, पीएसए बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन की बुक मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी, क्वेश्चन ओशियन बुक इसका नाम है। 5000 के करीब क्वेश्चन है, यानी कि ये रखिए थ्योरी में जितनी लाइंस है, हर एक लाइन से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए 8627096166 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।